अभी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? ठीक है बेटा। बाद में ये कर रहा था कि अब हम FAR 2 का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि FAR 1 से भी ज्यादा लेंदी है। और इसमें जो चैप्टर भी सिलेबस में है वो बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर शामिल किए गए। जिस तरह आपने देखा कि FAR 1 में ओपन बुक पॉलिसी खत्म हो गई, इसी तरह FAR 2 वालों के लिए भी अब ओपन बुक पॉलिसी खत्म हो चुकी है। और वो भी अब सब कुछ स्टैंडर्ड से पढ़ते जरूर हैं, लेकिन स्टैंडर्ड की किताब को साथ में लेके जा नहीं सकते। हमारे यहाँ पर ज्यादातर टॉपिक वो IFRS बेस्ड है ज्यादातर। ये जो हमारा FAR 2 का सिलेबस है, ये बेटा जरूरत से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें प्रैक्टिकल सवाल भी आते हैं और कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जिसके बारे में आपको आंसर थ्योरी में लिखना होता है। होती वो थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो अकाउंटिंग होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। सिलेबस में चैप्टर है IS 10, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। उसके सवाल ऐसे होते हैं, जब आप ऐसा लिखोगे आप ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद, ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए, या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी एंट्री फिलहाल अभी नहीं बननी चाहिए। अब इस किस्म के इसके आंसर होते हैं। लेकिन वो एडजस्टिंग कब बनेगा, कब नॉन एडजस्टिंग बनेगा, इसके लिए पूरा स्टैंडर्ड आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही सिलेबस में एक सवाल है, टॉपिक है IS 37, जिसका इस बार भी 20 मार्क्स का सवाल आया। उसको पढ़ने के बाद आप आंसर कुछ इस तरह के दोगे, हमें प्रोविजन कर लेनी चाहिए या प्रोविजन नहीं करनी चाहिए। अब इसके लिए भी पूरा स्टैंडर्ड को थॉरो रीड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग ओपन बुक पॉलिसी का एडवांटेज तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन एग्जामिनर ने ये तो नहीं बोला है ना कि हम स्टैंडर्ड को पढ़े भी ना। तो मैं अपने जितने चैप्टर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो सारे ओरिजिनल स्टैंडर्ड की रीडिंग के साथ डिस्कस करूंगा। इसके लिए आपको IFRS की बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम परचेज इसलिए करवा रहे थे कि पेपर में आपको लेके जाना है। अब क्या होगा, जो जो स्टैंडर्ड हम रीड करेंगे क्लास में, उसकी फोटोकॉपी बुक शॉप में अवेलेबल है, मेरे पास PDF भी है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप उसकी रीडिंग से काम चला सकते हैं। FAR 2 को पढ़ाने में 2 टीचर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं बेटा। कुछ पोर्शन मेरे पास है, जो कि एक मेजर पोर्शन है, और रिमेनिंग पोर्शन सर अबील अहमद के पास है। FAR 2 का पेपर भी उसी पैटर्न पर आता है जिस तरह FAR 1 का आता है। पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस पर बेस करेगा, जैसे अभी आप निमट कर आए हो, और सेक्शन B लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है। मेरे पास जो चैप्टर हैं वो ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। कभी कभी उनका कुछ एरिया शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। हम क्योंकि पहली क्लास है, तो पहली क्लास अमूमन हम सिलेबस समझने में निकालते हैं, ताकि हमें यह समझ में आ जाए हमारा सिलेबस है क्या, उसकी क्या एग्जाम इंपॉर्टेंस है, और कौन कौन से टीचर उन्हें पढ़ाने में इन्वॉल्व होंगे। तो जरा पहले मैं सिलेबस की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और जो ग्रुप में है उनको मैं ऑलरेडी ग्रुप में अभी भिजवा चुका हूँ। थोड़ी सी आवाज आ रही है, थोड़ी सी तेज करना, थोड़ी सी। बेटा हाफ यहाँ पे दे दीजिएगा। जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उन्हें मैंने ग्रुप में हैंडआउट की कॉपी शेयर कर दी थी। हमारा जो बेटा FAR 2 का सिलेबस है, उसे ICAP ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी वेटेज 25 से 35 मार्क्स तक के लिए रखी गई है। सेकंड पार्ट, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। इसकी वेटेज 25 से 35 मार्क्स के लिए रखी गई है।
तीसरा पार्ट एथिक्स एंड अदर एरिया ऑफ नॉन करंट एसेट, इसकी वेटेज 35 से 45 मार्क्स तक के लिए रखी गई है और इन्हें पढ़ने के लिए मुख्तलिफ चैप्टर सिलेबस में शामिल किए गए। आपका पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट का चैप्टर आपको सर अबील अहमद ने पढ़ाना है। इसके आगे नाम आप सर अबील का मार्क कर लीजिएगा। आप लोगों ने जब FAR 1 का सिलेबस पढ़ना शुरू किया था तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करवाई गई थी फाइनल अकाउंट्स की। फिर आपको बताया गया कि फाइनल अकाउंट FAR 1 के सिलेबस में ऑफिशियली शामिल नहीं है और उसका क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, लेकिन पढ़ाए बगैर गुजारा भी नहीं था। अगर फाइनल अकाउंट ना पढ़ते तो हम रेशो कैसे कैलकुलेट करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनल अकाउंट ना पढ़ते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते। इसके लिए फाइनल अकाउंट का पढ़ना जरूरी था। अब वही लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट ऑफिशियली आपके सिलेबस में शामिल है। फाइनल अकाउंट आपके सिलेबस में 2 बार शामिल है। कुछ ऐसी अटेम्प्ट भी गुजरी हैं इसके 2 सवाल आए, वरना एक सवाल तो हर बार आता है। एक आपने सीखना है हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी, ऑफ सिंगल लिस्टेड कंपनी। ये एरिया सर अबील अहमद ने सिखाना है कि अगर एक सिंगल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो तो ये काम किस तरीके से होगा। फिर यही काम आपके सिलेबस में जरा ब्रॉड सेंस में और कर दिया है। आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रुप ऑफ कंपनीज। ग्रुप होता है ग्रुप, पेरेंट कंपनी होती है, उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। ये ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए IFRS 3, IFRS 10 और IFRS 28 ये हमने पढ़ने बेटा। और ये एरिया मेरे पास है, इसके आगे नाम आप मेरा लिख लें। इस बारे में चंद बातें थोड़ी सी और कर लूं ताकि आपकी समझ में पूरी आ जाए। चैप्टर का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2014 से पहले ये कैफ में नहीं था। 14 से पहले तो कैफ भी नहीं था, कैफ आया ही ऑटम 14 से था। जब मॉड्यूलर सिस्टम होता था उस वक्त ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन जब कैफ आ रहा था तो आई कैफ ने अपनी एक अप्रोच हमें समझाई कि हम चाह रहे हैं सीए फाइनल का रिजल्ट बेहतर हो जाए, क्योंकि फाइनल के अंदर स्टूडेंट प्रॉपर कोचिंग ले नहीं पाते और वहां पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें पढ़े बगैर वो क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत कोशिश है। उनमें एक था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीए क्वालिफाई करने के बाद आप बड़ी बड़ी ग्रुप में काम करना चाहते हो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना चाहते हो। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के लिए उनकी अकाउंटिंग भी आनी चाहिए और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ग्रुप की शक्ल में काम कर रही होती हैं, तो आपको ग्रुप की अकाउंटिंग समझनी पड़ती है। फाइनल के अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल कंपलसरी ये हर बार आता है, लेकिन बच्चा इस बड़े चैप्टर को वहां पढ़े बगैर पास करने की कोशिश कर रहा था। आईकैप ने क्या बोला, इसको कैफ में डाल दो, जहां प्रॉपर कोचिंग है, बच्चा बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ लेगा। ऑटम 14 से लेकर अब तक मार्च 24 तक FAR 2 की कोई अटेम्प्ट ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल ना आया हो। तो पास एक्सपीरियंस की बेस पर हम कह सकते हैं इसके आगे आप मार्क कर लें कंपलसरी क्वेश्चन। ये आपके सिलेबस का एक कंपलसरी चैप्टर है। अब इसकी वेटेज नॉर्मली क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा 25 मार्क्स तक के लिए पेपर में आया है, लेकिन 25 मार्क्स उस वक्त था जब उसकी वेटेज और ज्यादा थी। अब ये ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क्स के लिए आ रहा है और कम से कम 15 मार्क्स के लिए आ रहा है ये चैप्टर। अभी भी इस बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का सवाल आया है। आपके सिलेबस में 2 चीजें हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी बनता है, कंसोलिडेटेड सोसाई भी बनता है, कंसोलिडेटेड नोट्स भी बनते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ऑटम 19 में आईकेब ने इस चैप्टर में एक और चेंज लेकर आए और इसमें IAS 28 और शामिल कर दिया। IAS 28 का पूरा नाम है अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स। ये एसोसिएट कंपनी की कंसोलिडेशन से कुछ ताल्लुक बनता है, क्या ताल्लुक है वो भी उन्होंने यहाँ पे डाल दिया ताकि स्टूडेंट कंसोलिडेशन मुकम्मल बेसिक यहां पढ़कर आ जाए। तो हमें यहां पर पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट की ग्रुप अकाउंटिंग सीखनी है। क्या बोला है मैंने? पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट मिलकर अगर ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं, उसकी ग्रुप अकाउंटिंग हमें समझनी है बेटा। अब पेपर में एग्जामिनर या तो दोनों चैप्टर डाल देता है, नहीं दोनों डालता तो सर अबील वाला चैप्टर कभी कभी डालता है, जो मेरा चैप्टर है कंसोलिडेशन वो हर बार डालता है। पढ़ने आपने दोनों ही है। अब ये दोनों चैप्टर आपको बिल्कुल हम सिलेबस के आखिर में लेकर जाएंगे। सर वजह क्या है? यहां पर हमारे सिलेबस में जो है ना हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका पूरा नाम इसका समझ लो, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS। और वो IFRS हमें अप्लाई करने हैं जो हमारे पास अभी आगे आने वाले हैं। तो जब तक IFRS नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक आप उनके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाओगे। कि मैं वही बात कर रहा हूं, ऐसे पेपर में सवाल आता था FPR 1 में, होता हुआ ये 16 का था, कभी उसमें गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है, कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिला हुआ है, कभी बोरिंग कॉस्ट मिला हुआ है। तो जब तक बाकी स्टैंडर्ड ना पढ़ लिए जाए हम ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये दोनों चैप्टर सर अबील और मैं बिल्कुल आखिर में लेकर जाएंगे जब आप लोग बाकी तमाम चैप्टर की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अब आ जाओ बेटा हमारा अगला एरिया जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट्स फिर यहां पर आ गए और इसी नाम से हमने पढ़े थे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स FER 1 में भी। अब यहां पर नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी फर्दर चैप्टर है। अब इनमें से कुछ मेरे पास हैं, सर अबील अहमद के पास हैं। पहले मैं जरा टीचर के नाम एलोकेट करवा दूं, फिर हर चैप्टर का थोड़ा ब्रीफली आइडिया पेपर का आपको देता हुआ चलता हूं। पहला चैप्टर IAS 38 जिसके साथ SIC 32 भी लिखा हुआ है, वेबसाइट कॉस्ट। इसके आगे नाम आप मेरा लिख दीजिएगा। इसी तरह IAS 41 एग्रीकल्चर और IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन दोनों के आगे नाम आप सर अबील अहमद का लिख दीजिएगा। फिर आ रहा है एक और लीजेस, इसके आगे नाम आप मेरा लिख दीजिएगा। चलो बेटा अब जरा सा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूं। आप लोगों ने IAS 16 पढ़ा हुआ है टेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग। अब इसी का रेसिप्रोकल इनटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग आपने समझनी है। इनटेंजिबल एसेट IAS 38 एक बहुत अलग किस्म का स्टैंडर्ड है। जब इसको आप पढ़ोगे समझोगे तो इसके बारे में इनटेंजिबल के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बदल जाएंगे। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं बेटा जरा इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं जरा बताना, तो आप में से ज्यादातर ऐसे बोलेंगे सर जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करते हैं। देखिए ना भाई ध्यान में, जब IAS 38 पढ़ लोगे समझ लोगे तो एसेट ऐसे होंगे जो नजरों के सामने होंगे, आप उन्हें टच भी कर पा रहे होगे लेकिन आप बोलोगे ये इनटेंजिबल एसेट है। जब इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो अजीब सी डेफिनेशन है। इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो कि आइडेंटिफाइबल हो, नॉन मॉनिटरी हो और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। वर्ड क्या बोला है मैंने? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, एग्जिस्टेंस नहीं। अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं या जरा इनटेंजिबल की कोई अच्छी सी एग्जांपल तो गिनवा दो, तो अमूमन आप लोग बोलते हो गुडविल। जब इसका IAS का पैरा 48 पढ़ोगे तो आप इस तरह बोलोगे गुडविल नाम का कोई इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता।
यही वजह है आपने लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट में गुडविल नाम का एसेट कभी नहीं देखा होगा। तो वो एक लंबी कहानी छिड़ेगी कि वो कौन सी गुडविल है जो फाइनल अकाउंट में दिखाते हैं और कौन है जो नहीं दिखाते। एक होती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती। एक होती है एक्वायर्ड गुडविल, वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी वजह से दिखाई जाती है। तो IAS 38 इंटेंजिबल की अकाउंटिंग पूरी आप पढ़ोगे। इसी के नीचे एक और वर्ड लिखा हुआ है SIC 32। पहली बात सर, ये SIC है क्या चीज? बेटा SIC ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, समझाने के लिए बात इतना समझो, आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो IFRS के तहत। ये जो हम कहते हैं IFRS, इसमें 3 चीजें होती हैं। 2 आप जानते हो, तीसरा नाम आज सिखा रहा हूं। अकाउंटिंग का जितना लॉ IFRS के नाम से बन रहा है वो सब तो IFRS ही है। अकाउंटिंग का जितना लॉ IAS के नाम से बन चुका है, अब उनका ओरिजिनल नाम IAS है, लेकिन है वो भी कौन अब? IFRS। फिर एक तीसरी चीज भी होती है जिसको हम पहले कहते थे SIC, और अब इसका नया नाम हो गया है IFRIC। ये भी हमारे लिए IFRS है। अब ये है क्या चीज? SIC स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी और IFRIC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। होता क्या है, जब कोई स्टैंडर्ड बना दिया जाता है और इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो बाद में कभी कभी एहसास होता है इसमें कोई बात डिस्कस होने से रह गई है या कोई नई डेवलपमेंट सामने आती है जो उस स्टैंडर्ड में कवर ही नहीं है। तो बजाय इसके पूरे स्टैंडर्ड को रिवाइज करें, उसका अलग से सर्कुलर निकाल देते हैं, अलग से उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं। एग्जांपल देता हूं, जब इनटेंजिबल एसेट IAS 32 बना, उस वक्त दुनिया में वेबसाइट नाम की चीजें नहीं होती थी। आप लोग तो आज की पैदावार हो, वेबसाइट क्या है बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन जब वेबसाइट नहीं होती थी भाई, नहीं होती थी। जब वेबसाइट दुनिया में डेवलप्ड होना शुरू हुई तो सवाल जहन में आया, वेबसाइट की नेचर क्या है? जवाब मिला इनटेंजिबल एसेट्स। सवाल जहन में आया, कंपनीज वेबसाइट बनाती हैं या किसी से बनवाती हैं, इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? वेबसाइट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनटेंजिबल एसेट IAS 38 में इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं था। तो फिर अलग से हमने एक इंटरप्रिटेशन निकाल दिया वेबसाइट कॉस्ट के नाम से। इस बार जो पेपर आया है उसमें IAS 38 और वेबसाइट कॉस्ट दोनों का मिलाकर सवाल आया है। सवाल की रिक्वायरमेंट अगर बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। रिक्वायरमेंट वही है जो आप IAS 16 में बनाते थे। रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर अ नोट ऑन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का नोट बनाना था, और इनटेंजिबल का नोट उसी फॉर्मेट पे बनता है जिस फॉर्मेट पे किसका बनता है? टेंजिबल का बनता है, जो आप PPE का जिस तरह बनाते थे। चलो बेटा, सिलेबस का अगला एरिया जो आपके पास आ रहा है एग्रीकल्चरल एसिड्स के नाम से। एग्रीकल्चरल एसिड का स्टैंडर्ड सिलेबस में नया शामिल हुआ है। आप एक डेट याद रखिएगा, ऑटम 19। क्या बोला है मैंने? ऑटम 19। ये वो डेट है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस चेंज हुआ था और कुछ चैप्टर FER 1 में और कुछ FER 2 में डाले गए। जैसे FER 1 में इन्होंने IAS 20 डाला, 23 डाला, 40 डाला, 36 डाला। ये पहले नहीं थे। यही वजह है ऑटम 19 से पहले उन चैप्टर के पास पेपर हमें नजर भी नहीं आए। इसी तरह इन्होंने ऑटम 19 में FER 2 के सिलेबस में भी चेंज करा। वेबसाइट कॉस्ट ऑटम 19 में सिलेबस में आया, उससे पहले पास पेपर में क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा। एग्रीकल्चरल एसेट्स क्या होते हैं, क्या उनकी अकाउंटिंग है, ये भी इन्होंने ऑटम 19 में सिलेबस में शामिल करा। अभी तक जो मैंने पेपर देखे हैं, इस चैप्टर का सवाल 99% सेक्शन ए में आया है और शॉर्ट क्वेश्चन में आया है। हाँ, इसमें कुछ नॉलेज है कि एग्रीकल्चरल एसिड कौन है कौन नहीं है, उसके MCQ वो जरूर बनाता है।
ठीक है सर। अब इस चैप्टर की पूरी डिटेल आपको सर अबील अहमद सिखा देंगे। इसी तरह हमारा एक और चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसका इस बार भी क्वेश्चन आया है। IFRS 9 के तहत आप इसकी अकाउंटिंग करोगे। फिर मेरा एक और चैप्टर आ रहा है IFRS 16 लीजेस। ये कहने को तो मैं कह सकता हूं कंपलसरी क्वेश्चन। वजह क्या है, पिछली 6 अटेम्प्ट से नॉन स्टॉप इस पे सवाल आ रहा है। इस बार भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, लेकिन इस बार एग्जामिनर ने पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया। सर क्या चेंज कर दिया? भैया ने कर ये दिया, पहले इसका प्रैक्टिकल आता था, नोट्स बनाओ, एंट्री बनाओ, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाओ, लेसी के बनाओ, लेसर के बनाओ। इस बार थ्योरी पूछ ली और एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसके अंदर कुछ थ्योरी आपसे पूछ ली गई। लीज का स्टैंडर्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है और इसके अंदर आपने क्यूटी के अंदर जो चैप्टर पढ़ा था फाइनेंस का, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसके हर सवाल में प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, कभी डिस्काउंटिंग पे निकलेगी, कभी एन्युटी पे निकलेगी, कभी ऑर्डिनरी एन्युटी पे निकलेगी, कभी एन्युटी ड्यू पे निकलेगी। मैथमेटिक्स का इस्तेमाल इसमें बहुत ज्यादा है। लीज है क्या चीज, आइडिया आपको दे रहा हूं। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को एसिड यूज करने का राइट दे देती है। जो राइट देता है वो लेसर कहलाता है और जो राइट लेता है वो लेसी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी को कुछ मशीनों की जरूरत है, इस वक्त पैसे है नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये भी है कि कुछ लीजिंग कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, आप उन लीजिंग कंपनी के पास जाइए और जाकर रिक्वेस्ट करें कि अपने पैसों से हमें मशीनें खरीद कर दे दें। पैसे उनके, मशीनें खरीद कर वो हमें यूज करने के लिए दे देंगे, लेकिन हमारे और उनके दरमियान कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होंगे। जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होंगे वो एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए जाएंगे। तो हमारे पेपर में कॉन्ट्रैक्ट आता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें अकाउंटिंग करके दिखानी होती है। कभी अकाउंटिंग ये पूछता है जिसने एसिड लीज पर दिया है उसकी अकाउंटिंग करके दिखाओ। कभी इस तरह कहता है जिसने एसिड लीज पर लिया है उसकी अकाउंटिंग करके दिखाओ। अकाउंटिंग करवाने में कभी एंट्रीज पूछ लेता है, कभी कहता है इनके नोट्स बनाकर दिखाओ, कभी कहता है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखाओ। ये बेटा हमारा लास्ट एरिया जिसकी वेटेज है 35 से 45 मार्क्स, इसका नाम है एथिक्स एंड अदर एरिया ऑफ नॉन करंट एसेट्स। पहले इसमें जरा टीचर के नामों की एलोकेशन मैं करवा दूं। पहला चैप्टर आपके पास आ रहा है एथिक्स, इसके आगे तो नाम आप मेरा लिख लीजिए। फिर आ रहा है IFRS 8, इसके आगे नाम आप सर अबील अहमद का लिख लीजिए। फिर आ रहा है IS 10, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इसके आगे नाम आप मेरा लिख लीजिए। फिर आ रहा है IS 12, इनकम टैक्सेस, इसके आगे नाम सर अबील का लिख लीजिए। फिर आ रहा है IS 21, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके आगे भी नाम आप सर अबील का लिख लीजिए। फिर आ रहा है IS 37, प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट, और इसी के साथ मिला हुआ है IFRIC 1, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, इन दोनों के आगे नाम आप मेरा लिख लीजिए। और एट लास्ट IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, इसके आगे भी नाम आप मेरा लिख लीजिए। चलो बेटा, आप जरा एक एक करके थोड़ा सा इन मामला को समझना। पहला चैप्टर आ रहा है एथिक्स का, ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। एथिक्स का चैप्टर कैफ के अंदर 2 बार शामिल है।
एक बार ये FAR 2 में शामिल है और यही चैप्टर ऑडिट में भी शामिल है। ठीक है, सवाल ध्यान में आ रहा है समाजिक, हम तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ने आए थे, ये एथिक्स बीच में कहां से आ गए? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आईकैब ये चाहता है कि उसके जो मेंबर हैं वो कुछ एथिकल बातों को फॉलो करें, अनएथिकल रिपोर्टिंग करेंगे, ना सिर्फ अपना नाम खराब करेंगे बल्कि आईकैब की जो गुडविल है उसको भी डैमेज करेंगे। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप सीए क्वालिफाई कर गए, इंशाल्लाह किसी कंपनी में पहली बार जॉब के लिए गए। अब वहां पर आपसे ये तो नहीं पूछेंगे ना, बेटा तुम्हें IFRS के मुताबिक काम करना आता है, तुम्हें कंपनी लॉ आता है, तुम्हें टैक्स आता है, भाई सबको पता है, आप पढ़कर आए हो, सबको आता है। उन्होंने मान लो इंटरव्यू में आपसे पूछा आप इस कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, आपने कहा सर जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं कंपनी को दे सकता हूं, मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक अच्छी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दे सकता हूं कानून के मुताबिक, मैं आप लोगों को टैक्स कानून के मुताबिक सही तरह कैलकुलेट करके दे सकता हूं, मैं कंपनी को कंपनी लॉ के मुताबिक चलने में आपकी मदद कर सकता हूं। उन्होंने बोला ये तो हर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है जो इंटरव्यू देने के लिए आया है। आपने कहा आप बताएं आप क्या चाहते हैं? आप इंटरव्यू लेने वाले ने इस तरह बोला, भाईजान अगर कंपनी का प्रॉफिट कम आ रहा हो और हम आपको बोलें प्रॉफिट ओवर स्टेट करके दिखाओ, ये काम कर लोगे? आपने फौरन छुटते ही बोला ये तो अनएथिकल है यार। आपने फौरन बोला अनएथिकल, जाओ भाग जाओ, जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। अब आप एक गमे को पजल हो गए, आपने क्या बोला, सर जी कितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बैठा हुआ हूं, बेहतरीन पैकेज देंगे, बस करना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकी मर्जी से बनानी है। आपने जॉब हासिल करने के लिए हाँ कर दी, जॉब मिल भी गई। मान लो कंपनी जब जब मौका लगता है आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में थोड़ी हेरा फेरी करवा लेती है, कभी प्रॉफिट को अंडर स्टेट करवा दिया, कभी ओवर स्टेट करवा दिया। अब बात आईकैप तक पहुंची, आईकैप ने आपसे पूछा ये क्या कर रहे हो? आपने कहा क्यों, पैसे नहीं कमाऊं, इतनी मेहनत से पास हुआ, इतने पैसे बने तुम्हारे को, अब पैसे कमाने की मेरी बारी है तो तुम्हें एतराज हो रहा है। आईकैप क्या बोलेगा, ये पैसे कमाने का कौन सा तरीका है यार, तुम अनएथिकल तरीके से काम कर रहे हो, अगर ये बात मार्केट में फैल गई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बदनामी है, ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बदनामी है, लोग पता है क्या बोलेंगे, यार आजकल आईकैप के मेंबर जरा से पैसों की खातिर कुछ भी गलत काम करने पे तैयार हो जाते हैं। आईकैप क्या बोलेगा, आप तो इस काबिल ही नहीं हो कि आपको मेंबर बनाया जाए, आपका नाम मेंबर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो मेंबर बनने के बाद हमें कुछ एथिक्स को फॉलो करना है, वो 5 एथिक्स हैं जो आपके सिलेबस में डाले गए, वो एथिक्स आपने फॉलो करने। जब हम उन एथिक्स को फॉलो करने जाते हैं तो रास्ते में आते हैं थ्रेट्स, रुकावटें, बहुत सारी चीजें ऐसी बीच में आ जाती हैं जिनकी वजह से हम एथिक्स को फॉलो नहीं कर पाते। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप सीए क्वालिफाइड हो, एक अच्छी सी ऑडिट फर्म चला रहा हो और कई साल से चला रहा हो और कोई काम गलत आप कभी करते ही नहीं हो, किसी कंपनी का आजकल ऑडिट कर रहे हो, कंपनी को आपने बता दिया है कि बहुत सी गलत बातें पकड़ में आ गई हैं, ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के खिलाफ जाएगी। आज आप घर में बैठे हुए थे, अब्बू ने ऐसे ही पूछा बेटा सुना है आजकल तुम ABC कंपनी का ऑडिट कर रहे हो? आपने कहा अब्बू जी हाँ बिल्कुल। आपने फिर अब्बू से पूछा अब्बू ये बात आपने क्यों पूछी, क्योंकि आज तक आपने कभी मेरे प्रोफेशनल मामला में पूछा नहीं है। अब्बू ने जवाब दिया बेटा उस कंपनी में कोई डायरेक्टर है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, कल उनका फोन आया था कि आपका बेटा मेरी कंपनी का ऑडिट कर रहा है और हमारे खिलाफ रिपोर्ट देने वाला है, क्या ये सही बात है? हमने कहा अब्बू बिल्कुल सही बात है, उस कंपनी में बहुत सी बातें गलत हो रही हैं, तब हमने तकरीबन पकड़ ली है और इन बातों का शेयर होल्डर की नॉलेज में लाना बहुत जरूरी है। अब्बू ने कहा बेटा मुझे नहीं पता क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी, तो मुझे इतना पता है वो डायरेक्टर मेरे बचपन के दोस्त हैं और उनके मुझ पर जिंदगी में बहुत एहसान है, कभी मौका ही नहीं मिला उनके एहसान उतारने का, अब ये मौका मिला है तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं तुम रिपोर्ट उनके खिलाफ मत देना। अब्बू ने फौरन बोला बेटा, अब्बू ने फौरन बोला बेटा अगर देख लो रिपोर्ट उनके खिलाफ दी, कल से इस घर में नजर नहीं आना और मेरी और तुम्हारी बातचीत हमेशा के लिए बंद। अब आप अब्बू को कोशिश कर रहे हैं समझाने की, अब्बू मैं आईकैप का मेंबर हूं, एथिक्स फॉलो करता हूं, एथिक्स के मुताबिक जो सही है मुझे सही बताना है,
जो गलत है गलत बताना है। अब्बू ने फौरन बोला, बेटा मैं तो आईकेएफ का मेंबर नहीं हूं, ना मैं किसी एक्सेस को जानता हूं, बस मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी फैसला तुम्हारे अपने ऊपर है। अब अगर ये सिनेरियो पेपर में आ जाए, अब लिख कर क्या होगे? अब्बू की बात नहीं माननी है, अब्बू नाराज होते हैं तो हो जाए, रिपोर्ट हमें कंपनी के खिलाफ देनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल बात करो, जब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन मेरे और आपके सामने आ जाए, तो लेकिन लोग क्या बनेंगे, अब्बू पहले आईकेएफ बाद में, और अपने एथिक्स क्या कर दोगे, कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, या कम से कम सोच में पड़ जाओगे, मैं अब करूं तो मैं क्या करूं। इसको कहते हैं थ्रेट, और इस थ्रेट का नाम है फैमिलियरिटी थ्रेट। क्या नाम है? फैमिलियरिटी थ्रेट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद काम के दौरान जान पहचान वाले लोग निकल आते हैं, जान पहचान वाले रिश्ते निकल आते हैं, उस वक्त उनका ख्याल करें या अपने काम को देखें। इस सारी चीजों को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसका सवाल नॉर्मली सिनेरियो बनकर आता है, एक छोटा सा केस स्टडी 5-6 लाइन का, उसमें बोलते हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इस सिचुएशन में फंस गए हो, अब बताओ इस सिचुएशन से बचने का रास्ता क्या है। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाना है। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। आईएस आईएफआरएस 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, इस पे सर अभी आपसे बात कर लेंगे। आईएस 10 इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मेरा चैप्टर है, मैं थोड़ी बात कर लेता हूं। ये 3 चैप्टर हैं जिनका मिलाकर सवाल बनता है। सर वो कौन कौन से? एक आईएफआरएस 10, और इसी के थोड़ा नीचे लिखा हुआ है आईएस 37 और इफरिक 1। आईएस 10 और 37 एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। जब आईएस 10 पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते कुछ पैराग्राफ में वो बोलेगा रेफर आईएस 37, और जब आईएस 37 की रीडिंग करोगे, कुछ पैराग्राफ में पढ़ते पढ़ते वो बोलेगा रेफर आईएस 10। यानी इस बात को सही समझना है तो आईएस 10 का ये पैरा पढ़कर आओ, इस बात को सही समझना है तो आईएस 37 का ये पैरा पढ़कर आओ, तो ये बात तुम्हें बेहतर समझ में आएगी। इसलिए अमूमन इनका सवाल मिलाकर आता है। पर ये सिखाता क्या है? ये सिखाता है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये स्टैंडर्ड अपने निक नेम से और ज्यादा मशहूर है। इसका निक नेम है सबसीक्वेंट इवेंट्स। क्या नाम है बेटा? सबसीक्वेंट इवेंट्स। ये इस नाम से ज्यादा पॉपुलर है। तो सिखाता क्या है? ये सिखाता है ईयर एंड होने के बाद जब हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट हो जाए जो हमें पिछले साल के फाइनल अकाउंट बनाने में परेशान करें, उन इवेंट का तुम क्या करोगे। ठीक है, एग्जांपल से रफली बात समझाता हूं। आज हमारा ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड। कुछ बातें एफआर 1 में भी सिखाई थी, फिर पूछता हूं। आज हमारा ईयर एंड हो रहा है, फाइनल अकाउंट कितने अरसे में बनेंगे? जोर से बोलो। 3 से 4 महीने में, सिखाया था ना। अभी फाइनल ईयर एंड हो रहा है, फिर फाइनल अकाउंट हम अपने तौर पे फाइनल करेंगे, फिर ऑडिट होगा, इस सारे चीजों में 3-4 महीने लग जाते हैं। 3-4 महीनों के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं, कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस इवेंट का पिछले साल से कोई ताल्लुक है या नहीं। थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। ईयर एंड की बैलेंस शीट बन रही है, बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख रुपए का। अल्लाह ना करे ईयर एंड के बाद आग लग गई, सारा स्टॉक जल गया। आग कब लगी है? साल खत्म होने के बाद, मतलब अगले साल। स्टॉक कौन सा जला है? जो पिछले साल बचा हुआ था। अब तुम बैलेंस शीट बना रहा हो, उसमें दिखा रहा हो क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख रुपए। जब ये फाइनल अकाउंट बनाकर मैं पब्लिक को भिजवा रहा था, उस वक्त ये बात मेरी नॉलेज में आ चुकी थी कि ये स्टॉक जल चुका है, ये कोई एसेट नहीं है, और मैं फिर भी बैलेंस शीट में उसे एसेट के तौर पे दिखा रहा हूं। अब एक सवाल ध्यान में आता है, जब मैं बैलेंस शीट लोगों को भिजवाऊं, उसमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊं या उसको लॉस में डाल के दिखाऊं? आग कब लगी है? अगले साल। स्टॉक कौन जला है? पिछले साल का। अब इस वाकये का पिछले साल से ताल्लुक है, हमें सोचना पड़ेगा इस आग लगने के वाकये को पिछले साल में एडजस्ट करके दिखाएं या पिछले साल में एडजस्ट ना करके दिखाएं। अगर एडजस्ट करके दिखाओगे, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट, और अगर एडजस्ट करके नहीं दिखाओगे तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कौन सा इवेंट कब एडजस्टिंग बनता है, कब नॉन एडजस्टिंग बनता है, इन सारे मामला को आपने इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा।
ये कोई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। इस ओरिजिनल स्टैंडर्ड में टोटल 22 पैराग्राफ हैं और आराम से इसको कवर कर लिया जाता है। फिर इसी का दूसरा रिश्तेदार IAS 37, उसका पूरा नाम है प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। ये हमें तीन चीजों की अकाउंटिंग सिखाता है, प्रोविजन करें या ना करें, कंटीजेंट लायबिलिटी का क्या करें और कंटीजेंट एसेट का क्या करें। मैंने आपको FAR 1 में IAS 16 पढ़ाते हुए एहतियातन एक चीज सिखाई थी, प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। याद आ रहा है कुछ? ये उसी चैप्टर है बेटा। ये हमें सिखाता है प्रोविजन क्यों की जाती है, कैसे की जाती है। बड़ा स्टैंडर्ड है, इसमें टोटल 92 पैराग्राफ है और सब कॉन्सेप्चुअल है। मोर देन 90% पैराग्राफ क्लास में हम रीड करेंगे, उनकी अकाउंटिंग समझेंगे, फिर कहीं जाकर इसके आंसर हम देने के काबिल होंगे। इस बार भी इसका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। इसी का तीसरा रिश्तेदार IFRIC 1, चेंजेस इन डीकमीशनिंग कॉस्ट। लोग डीकमीशनिंग कॉस्ट की प्रोविजन करते हैं, कैसे करते हैं FAR 1 में सिखाया था, या फिर सिखाऊंगा। लेकिन डीकमीशनिंग कॉस्ट की जब भी प्रोविजन होती है प्रेजेंट वैल्यू पर होती है। किस पर? प्रेजेंट वैल्यू पर। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I माइनस N। अगर R बदल जाए, I बदल जाए या N बदल जाए, उस वक्त इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? ये सारा IFRIC 1 हमें समझाता है। IFRIC 1 ऑटम 19 से सिलेबस में शामिल हुआ है। अब तक 3 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, और 2 बार इसको एथिक्स के साथ मिलाकर भी पूछा है इन्होंने। केस स्टडी बना दिया, ए पार्ट एथिक्स की रिक्वायरमेंट, बी पार्ट IFRIC 1 की रिक्वायरमेंट करके इन्होंने बना दी है। फिर बेटा हमारा लास्ट चैप्टर है IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। जितना छोटा सा इसका नाम है, इतना बड़ा ये चैप्टर है। एक बार छिड़ जाए, खत्म होने का नाम नहीं लेता। ओल्ड डेज में एक IAS हमारे पास होता था, छोटा सा IAS 18, नाम था रेवेन्यू। अब वो IAS अब खत्म हो गया। एक और IAS था IAS 11, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वो भी अब खत्म हो गया। और उन दोनों की जगह पर एक नया स्टैंडर्ड आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, IFRS 15। आप लोग जब अपने FAR 1 के आखिरी दिनों में पास पेपर की प्रैक्टिस करने बैठे होंगे, कुछ सवालात आपको ऐसे नजर आए होंगे जिसमें रेवेन्यू की अकाउंटिंग मांग रहा था FAR 1 में। ये चैप्टर पहले FAR 1 में था, 2022 में इसको FAR 2 में लेकर आ गए। और जब ये FAR 1 में भी था, ठीक ठाक मुश्किल सवाल इसके आते थे। अब वो सारे सवाल दोनों आपके स्टडी टेक्स्ट में फेंक दिए पास पेपर के। सर ये सिखाता क्या है? ये हम लोगों को रेवेन्यू की अकाउंटिंग सिखाता है। रेवेन्यू की 2 एंट्री तो आपको पता ही है, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लेकिन ये स्टैंडर्ड जब पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो फिर आप ये एंट्री बनाते हुए 100 बार सोचोगे सेल क्रेडिट कब करें। अभी तो नॉलेज आपके पास है ही नहीं। अभी आपकी ट्रांजेक्शन कैसे होती है? कैश सेल, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, क्रेडिट सेल, रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। तो इसके सवाल कैसे आते हैं? इसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि मैं कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं जिसमें कुछ सर्विसेज बेच रहा हूं या कुछ चीजें उसको बेच रहा हूं। उस कॉन्ट्रैक्ट की आपको डिटेल दे देगा, फिर आपको बोलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करके दिखाइए। कभी एंट्री पूछता है, कभी बोलता है गलत एंट्री बन गई है, करेक्टिंग एंट्री बनाकर दिखाओ। कभी आपसे थ्योरी पूछता है। ये एक नई डेवलपमेंट है। मेरे कहने से ऐसे YouTube सर्च करना और उस पर IFRS 15 लिख के सर्च करना, बेशुमार वीडियो आपको मिलेंगी। जब ये स्टैंडर्ड नया आ रहा था 2022 में, ये एप्लीकेबली 2020 से हुआ है, इसके ऊपर दुनिया भर में टॉक शोज हो रहे थे और हर कोई इसको अपने अपने तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर ये 5 स्टेप मॉडल है क्या। अब ये स्टैंडर्ड 5 स्टेप मॉडल लेकर आया है। ये कहता है रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड होगा जब हमारे 5 स्टेप पूरे हो जाएं।
वो 5 स्टेप पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा। आपने कहा सर माजिद आज तक तो आपने कभी कोई ये बात करी नहीं। बेटा इसलिए नहीं करी ना क्योंकि आज तक हमारी ट्रांजेक्शन कैसी होती थी, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कभी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला आज तक? हमें कॉन्ट्रैक्ट तो मिला ही नहीं, तो हम किस तरीके से उसमें 5 मॉड्यूल स्टेप अप्लाई करते। जब 5 स्टेप मॉड्यूल सीख लोगे उसके बाद फिर मजीद इसके आदाब हैं, वो सीखने में मजीद टाइम लगता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है इसकी सारी सिचुएशन को कवर करने के लिए। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लेना, ये वाहिद चैप्टर है जो मैं स्टैंडर्ड की रीडिंग से नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा समाजिद क्यों? इस चैप्टर में बे इंतहा बेशुमार बातें हैं, पूरा आईएएस आपके सिलेबस में नहीं। इस बारे में आईकेएफ ने एक सर्कुलर निकाला हुआ है, इस चैप्टर के एंड में समझाने के लिए 55 एग्जाम्पल बने हुए अपेंडिक्स में। कितने बेटा? 55। आईकेएफ ने एक लिस्ट निकाली हुई है, ये एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है। लिस्ट किसकी निकाली है? जो नहीं है। अब उन्हें हटाओ तो टोटल बचते हैं 19 एग्जाम्पल। वो 19 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है और उन्हीं 19 एग्जाम्पल से जो रेलिवेंट पैराग्राफ है वो आपके सिलेबस में। अब आईकेएफ ने अच्छा काम क्या करा, इसका जो स्टडी मटेरियल है बार बार रिवाइज किया है। अब जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे सिलेबस को पूरा कवर करता है और जो भी पैराग्राफ्स हैं और उनके रिलेटेड एग्जाम्पल सारे के सारे बुक में मौजूद है। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा हम स्टडी टेक्स्ट से रीड करेंगे बेटा। ये हमारा छोटा सा सिलेबस है जो आपने पढ़ना है। अब दोस्त पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो स्टडी टेक्स्ट चाहिए। ठीक है सर, खुदा परचेज कर ही लोगे। आईएफआरएस की बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। हम एक वक्त में एक स्टैंडर्ड को शुरू करेंगे और इंशाल्लाह टाइम जाया किए बगैर अगली क्लास हमारी जिस दिन भी लगेगी हम लोग आईएफआरएस 16 लीजेस के स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है। उसमें ज्यादातर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, एंट्रीज इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा हम इनसे काम शुरू करेंगे बेटा। लीजेस का स्टैंडर्ड बुक शॉप वाले के पास फिजिकली मौजूद है। अगर आप में से कोई फिजिकल लेना चाहे तो वहां से लेकर उसको साथ ले आए ताकि हम पैरा बाय पैरा उसको रीड कर सके। ठीक है सर। सर अबील अहमद का बेटा काम भी इंशाल्लाह क्लास शायद लगी उनकी शायद आपके साथ आज, बड़ा वो अपने पोर्शन को खुद समझा देंगे और कैसे लेके चलेंगे इस बारे में सारी बातें आपको बता देंगे। फैकल्टी आपकी बेफिक्र रहो, इस सब्जेक्ट को बहुत दफा पढ़ा चुकी है। ठीक है सर, बहुत एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह किसी चैप्टर में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको अनआंसर्ड हो और उसके बारे में आपको सेटिस्फाइड ना किया जाए। हाँ बेटा, सिलेबस में रहते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, सिलेबस में रहते हुए, क्योंकि सिलेबस के अलावा मैंने कुछ और डिस्कस किया ही नहीं है अभी। हाँ बेटा, भाई का सवाल, सर बुक ले लें, रिवाइज तो नहीं हुई है। बेटा आईकेएफ की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो जो 2022 का एडिशन पड़ा हुआ है उसी के आगे ऊपर लिखा हुआ है न्यू, और अभी कोई फिलहाल अपडेशन वहां पे नजर भी नहीं आ रही है। ठीक है, और कोई सवाल बेटा? कुछ नहीं है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से किस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं हम लोग? लीजिस के चैप्टर को, आईएफआरएस 16। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।